हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका सरस्वती क्लासेस 2.0 पे। हम कर रहे हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन में, और आज हमारे पास में पेपर है नवंबर 2012 का। नवंबर 2012 में जो पेपर आया है इंग्लिश सेक्शन, उसमें क्या पूछा गया उसे हम देखेंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से पैटर्न आता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी अप्रोच रहेगी, उसे हम साथ साथ में सॉल्यूशन के साथ में देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप इंग्लिश सेक्शन में जाएंगे आपको दो पैसेज मिलेंगे, या फिर एक पैसेज मिलेगा और एक पोयम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या मिला हुआ है, एक पैसेज है आपके सामने। इस पैसेज को हमें रीड आउट नहीं करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। आपको क्या करना है, सीधा क्वेश्चन पर जाना है। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको उसमें से कुछ कीवर्ड्स, कुछ टैग वर्ड्स आपको फाइंड आउट कर लेने हैं। आप उन टैग वर्ड्स के अकॉर्डिंग पैसेज के अंदर सर्च करेंगे कि ये टैग वर्ड्स पैसेज में कहां पर है, उससे रिलेटेड लाइंस को आप पढ़ेंगे और उसी से आप आंसर निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ द वर्ड क्रैंकलिंग। क्रैंकलिंग वर्ड का यूज किया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्च करते हैं कि क्रैंकलिंग किया कहाँ गया है, क्रैंकलिंग वर्ड कहाँ पर यूज किया गया है। तो जैसे ही हम सर्च करते हैं तो फर्स्ट थर्ड लाइन में ही आपको क्रैंकलिंग वर्ड दिख जाएगा। द डे द कैट वॉज किल्ड, मैडी वॉच्ड हर मदर wind that old clock with her same little smile, crankling the gold key into its funny little hole as grandma wandering around the dining table in her dressing gown। तो यहाँ पर हम कुछ रिलेटेड लाइंस वहां से पढ़ेंगे, क्योंकि सीधा तो हमें मीनिंग पता नहीं चलेगा, हमें कुछ उससे रिलेटेड लाइंस पढ़नी पड़ेंगी। जैसे हमने पढ़ा क्रैंकलिंग के बारे में, तो पता चल रहा है कि मदर जो है एक पुरानी क्लॉक है जिसको समेट रही है, जिसको वाइंड अप कर रही है, और गोल्ड की यानी उस क्लॉक में जो सुइयां है वो कैसी है, गोल्ड कलर की है। उसे क्रैंकलिंग का मतलब होता है बेंड कर देना, यानी कि मोड़ देना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो या तो वो क्या कर रही है, वो क्लॉक काम नहीं कर रही है, इसीलिए उसको मोड़ दिया गया है। तो यानी ऑप्शंस देखते हैं कि द की डिड नॉट फिट द क्लॉक लॉक प्रॉपरली, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्लॉक डजंट वर्क, ये हो सकता है बिल्कुल। द की वॉज यूज विद इरिटेशन ऑन द मदर्स पार्ट, ये आंसर ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर इरिटेशन के कारण मदर को बुरा लग रहा है कि ये काम नहीं करती है, यूजलेस वॉच है, और उस चीज से इरिटेटेड होकर मदर ने क्या किया, उसको बेंड कर दिया, उसको मोड़ दिया। नहीं तो की को मोड़ने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा क्लॉक को फेंक दो, लेकिन उसने उस की को मोड़ दिया है, तो इसका मतलब उसे इरिटेशन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिबलिंग्स वर ऑफुल माउथ्स। ऑफुल जो है एक एक्सप्रेशन शो कर रहा है। एक्सप्रेशन कैसा शो कर रहा है, एक सरप्राइजिंग, यानी कि जब किसी चीज को देखकर सरप्राइज होता है, यानी कि आपको क्या लग रहा है कि कोई चीज आपने देखी और आपको उस चीज से आश्चर्य हुआ, तो उसमें आपके पास में क्या वर्ड आया, ऑफुल माउथ। ऑफुल माउथ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सिमिली, मेटाफर, कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, एपिग्राम भी नहीं है। एपिग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि एपिग्राम के अंदर हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जैसे द चाइल्ड, एक एग्जांपल से समझेंगे, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। यानी जहां पर हम एक व्यंग कसते हैं किसी पर, या फिर जहां पर हम बताते हैं किसी चीज का मजाक में, एक फनी वे में कोई बात बताते हैं कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, तो यहाँ इसे एपिग्राम बोला जाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ये इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर दो यूज किए गए हैं वर्ड्स, जिसमें से एक क्या है, एडजेक्टिव है, जहां पर एक उस दूसरे के लिए एडजेक्टिव का काम करे और दूसरा एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। तो कैसे माउथ, ऑफुल माउथ। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या हो गया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसका मतलब होता है जिसमें एक वर्ड एडजेक्टिव होगा और दूसरा वर्ड नाउन होगा। इसमें ऑफुल एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो डिस्क्राइब कर रहा है माउस को। ऑक्सीमोरन भी नहीं होगा, इसमें दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। दो अपोजिट वर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर, एक ही साथ में दो वर्ड्स हैं जो अपोजिट हैं, उनको यूज किया जाता है, उससे बनता है ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो ये हमारे
फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें से जो आंसर है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। पता चल गया क्यों है, क्योंकि एक वर्ड दूसरे वर्ड का एडजेक्टिव है, दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। ट्रूली देयर वॉज नो पॉइंट टू दी सिली एंडलेस फैमिली डिनर्स, द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी। यहाँ पे लिखा है देयर वॉज नो पॉइंट, तो इस लाइन को हम देखते हैं कि कहाँ है पैसेज में। देयर वॉज नो पॉइंट टू दी सिली एंडलेस फैमिली डिनर्स, यहाँ पर ये दिया गया है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ही, always being 6 o'clock sharp and never over until that clock was wound, 13 years of her life wasted for this nonsense so far, burnt up in the boredom, when all the while she had some very important matters to attend to back in her boredom. ये रहा, truly there was no point to these silly endless family dinners। तो यानी कि ये पूरा पैराग्राफ हमें रीड आउट करना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। जहां पर लाइन टू लाइन क्वेश्चन है वहां आप सीधा अटेम्प्ट करेंगे, जहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वहां पर एक रीड आउट आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक लाइन को मेंशन करके पूरे पैसेज के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि पैसेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय, उससे रिलेट किया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं, हमें पता चल गया था कि एक क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। आगे पता चला कि ग्रैंडमा घूम रही है इधर उधर डाइनिंग टेबल के अपने ड्रेसिंग गाउन में, और उसकी नर्स है वो रीड कर रही है। ब्रदर वाइल हर ब्रदर स्क्रैप्ड यानी खरोचना, फॉक्स जो कि आप यूज करते हैं, चम्मच जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके का कांटा होता है जिससे खाना खाया जाता है, अगेंस्ट द table and dripped the last bits of potatoes and corn from their open awful mouths, that clock sat heavy on the white। ये बता रहे हैं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सब अपने अपने काम में बिजी है। देयर वॉज नो पॉइंट टू दी सिली एंडलेस थिंग्स, यानी कि सभी अपने काम में बिजी हैं। द सब्जेक्ट फाउंड हर सिबलिंग्स मेंटली अनस्टेबल, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई कि वो मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि दिमागी रूप से पागल है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हर मदर फोर्स्ड हर टू सिट थ्रू अ लेंथी डिनर, ये भी नहीं है उसकी मदर ने फोर्स किया है। द फूड कुड ओनली अपील टू द यंगस्टर्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। द सब्जेक्ट वाज प्री ऑक्यूपाइड, यानी जितने भी सब्जेक्ट है वो प्री ऑक्यूपाइड है, अपना काम कर रहे हैं। विद सम पर्सनल वर्क, बिल्कुल सही। मदर अपना, ग्रैंड मदर घूम रही है इधर उधर, नर्स जो है वो रीड कर रही है, उधर वो जो बच्चा है जो उसका ब्रदर है वो अपने आप ही टेबल के इधर क्या कर रहा है, स्क्रैप कर रहा है, कोई खाना खा रहा है। तो ऐसे डिनर टेबल पर सब क्या है, अपना अपना काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। द टोन ऑफ द स्टोरी इज, देखिए स्टोरी में क्या बता रहे हैं, स्टोरी में बता रहे हैं कि एक घड़ी है जो खराब रहती है, कभी सस्पेक्टेड है, उसमें टाइम सही आता नहीं है। फिर बात कर रहे हैं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मदर ने उसको वाइंड अप कर दिया है बेटा, यानी कि मदर ने उसे बांध कर रख दिया, उसको फेंकने की तैयारी कर चुकी हैं। यहाँ जो बताने वाला है वो क्या कर रहा है, नरेट कर रहा है सारी चीजों को, यानी बता रहा है कि क्या क्या हो रहा है। बायोग्राफिकल क्या होता है, बायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में किसी की जीवन कथा लिखता है, ठीक है, यानी किसी की हम बताते हैं कि वो पर्सन ऐसा था, जैसे किसी के बारे में कोई भी बुक लिखी होती है। ऑटोबायोग्राफी अगर उसने वो खुद लिखी है, यानी कि जैसे हम कहें आत्मकथा, आत्मकथा यानी खुद ही व्यक्ति अपने जीवन की सारी घटनाओं के बारे में लिख दे। रिफ्लेक्टिव बिल्कुल नहीं है, यानी उसमें रिफ्लेक्टिव होता है किसी घटना के लिए कोई रिस्पॉन्स किया है जो भी स्पीकर है उसने, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा नरेट किया गया है, इसीलिए इसका आंसर बनेगा नरेटिव। ठीक है, इसका आंसर क्या बन गया है, नरेटिव। समझ में आ रही है बातें। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपना क्वेश्चन पेपर देखने पर, उसे देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे और स्टार्ट करेंगे कि ठीक है जैसा भी पैसेज है, हो सकता है कुछ वर्ड्स का मीनिंग मुझे नहीं आता हो, लेकिन आप जब इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि
आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज पे जा रहे हैं। वैसे भी हार्डली 2 पैराग्राफ्स का पैसेज होता है, उससे ज्यादा लेंथी नहीं होता। 2 या 3 पैराग्राफ्स होंगे तो पैराग्राफ्स बहुत छोटे होंगे। आप एक बार रीड आउट भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हर एक बार उसे पूरा पूरा रीड आउट करना वो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, और वो क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। द क्लॉक वॉज ऑलवेज सस्पेक्ट। क्लॉक जो है वो हमेशा क्या है, सस्पेक्ट, यानी हमें नहीं पता कि वो सही टाइम बताती है या नहीं। यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इट वॉजंट वर्किंग, नहीं ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है। सस्पेक्ट लिख दिया तो यानी कि हो सकता है काम कर रही है, हो सकता है नहीं कर रही है। इट हैड वन हैंड मिसिंग, ऐसा नहीं बताया गया है। स्लोली मूव करती है, ये हो सकता है। इट ब्रोक डाउन पीरियोडिकली, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कभी वो चलती है और कभी नहीं चलती है, इसीलिए सस्पेक्टेड है कि कभी तो वो घड़ी काम करती है और कभी वो रुक जाती है, इसीलिए उसको ऑलवेज सस्पेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। द क्लॉक फेस वॉज ग्लोइंग राउंड एंड व्हाइट। यहां पर बात करें कि क्लॉक का फेस कैसा है, कैसा ग्लो कर रहा है, राउंड और व्हाइट। तो क्लॉक राउंड है और व्हाइट है। द क्लॉक फेस, नो फार्म सीन्स ऑन फ्लावर्स। देखते हैं कि कहाँ लिखा गया है ये बात। लॉन्ग सिल्वर पेंडुलम बिहाइंड अ स्क्वायर ऑफ स्मोकी ग्लास, इट वॉज टू हैवी टू टिप, अवॉइडेड एट नाइट एंड व्हाइट। ये रहा, द क्लॉक फेस ग्लोइंग राउंड एंड व्हाइट ओवर द वुडन सूट लाइक अ पेल फेस्ड गोस्ट और अ पर्सिलिन रैप। पर्सिलिन का मतलब होता है एक ऐसा व्हाइट एलिमेंट, एक ऐसा व्हाइट सब्सटेंस बेटा जिसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, टू मेक कप्स, टू मेक प्लेट्स। बहुत सुंदर कप्स और व्हाइट कलर की प्लेट्स बनाने के लिए जिसको यूज किया जाता है उसे कहता है। तो चलते हैं आप भी दोबारा से क्वेश्चन पर, पता चलेगा कि क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें पता चल गया कि वो उसे व्हाइट क्यों बोल रहे हैं। दिस ऑब्जर्वेशन इज फर्दर एनहेंस्ड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट इट वाज लाइक। तो देखते हैं कि किस तरीके का है वो, ठीक है। यहाँ बोला गोल्ड, नहीं। यहाँ बोल रहा है सिल्वर, नहीं। यहाँ बोल रहा है रेडियम के जैसे, नहीं। यहाँ पे आएगा सिरेमिक, यानी कि व्हाइट कलर की तरह, लाइक व्हाइट सीमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, व्हाइट कलर की बात कर रहे हैं, इसीलिए ग्लोइंग राउंड एंड व्हाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्ड सिल्वर रेडियम तो होगा नहीं। इट मेड मैडीज टीथ क्लिंच। क्लिंच का मतलब क्या है, देखिए बेटा, क्लिंच का मतलब है यानी कि किसी चीज को जोर से दबाना, दांतों को जोर से दबाना। तो जब किसी चीज से हमें प्रॉब्लम होती है या कोई चीज से इरिटेशन होती है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो उसका मतलब होता है टीथ को क्लिंच करना। यहाँ पर एक ईडियम दिया गया है, टू क्लिंच वंस टीथ। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है EBL, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं क्लास में। तो किस तरीके से, गिविंग अ डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, गिविंग अदर सिमिलर इडियम्स एंड आस्किंग चिल्ड्रन टू गेस द मीनिंग। आप किसी इडियम को पढ़ाएंगे तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, गिविंग अ वर्कशीट या फिर दूसरे सिमिलर इडियम्स दोगे आप। टू क्लिंच वंस टीथ का मीनिंग क्या है, टू क्लिंच वंस टीथ का मतलब है टू डील विद एक ऐसी सिचुएशन जो अनएक्सेप्टेड है, अनएक्सेप्टेड सिचुएशन, टू डील विद अनएक्सेप्टेड सिचुएशन, यानी आप ऐसी सिचुएशन के साथ में बेटा डील कर रहे हो जो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, जिसको आप एग्री नहीं करते हो, उसे कहते हैं टू क्लिंच वंस टीथ। अब आप इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इंग्लिश एज अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, इंग्लिश एज अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज। तो ऐसी क्लास में आप क्या करेंगे, आप इस इडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे किस तरीके से, गिविंग अ डिटेल्ड मीनिंग। सीधा मीनिंग बताना तो सही बात नहीं है, गिविंग अदर सिमिलर इडियम्स एंड आस्किंग चिल्ड्रन टू गेस द मीनिंग, ये हो सकता है। गाइडिंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट अदर
टीथ इडियम्स नो, गिविंग अ वर्कशीट ये भी दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर हम देखें तो हम हमेशा क्या करते हैं, देखिए दो मेथड है बेटा, एक इंडक्टिव मेथड है, एक डिडक्टिव मेथड है। तो आगमन और निगमन विधियां आपने टीचिंग मेथड्स में पढ़े होंगी, उसी के अनुसार यहाँ पर आपको आंसर लगाना है। कैसे करना है कि जब आप पहले ही आप रूल बता देते हैं, पहले ही मीनिंग बता देते हैं, तो वो आपका डिडक्टिव मेथड हो जाता है। आपको डिडक्टिव मेथड से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना, आपको क्या करना है, बच्चों को अपने आप थिंकिंग प्रोसेस करने का मौका देना है। जब बच्चा खुद से थिंकिंग प्रोसेस करेगा तो इसका मतलब है कि आप उसे दूसरे सिमिलर इडियम्स देंगे, उससे बोलेंगे कि वो गैस करे उनका मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द इंडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग, और यही हमें अपनानी है। जब भी हमें ग्रामर सिखानी होती है किसी भी लैंग्वेज की, तो उसके लिए हम इंडक्टिव टीचिंग अप्रोच यूज करते हैं। द वर्ड डैश इन द स्टोरी मीन्स, यहाँ पर एक वर्ड हमें बताना है जिसका मतलब क्या हो, इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, इंक्लाइन का मतलब होता है ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होना, यानी कि एक तरफ से ऊपर उठा होना, उसे क्या कहते हैं, इंक्लाइन होना। तो देखिए शार्प है, टिप है, ड्रिप है, हम है, देखते हैं ये तो कोई होगा नहीं, शार्प भी नहीं होगा। ड्रिप और टिप क्या यूज किया गया है इन पैरा सेकंड, उसने मेंशन किया है बेटा पैरा सेकंड, यानी हम पैरा सेकंड में जाएंगे। ऑल द टाइम हर मोम वुड स्माइल एंड हम, तो ये तो स्माइल से रिलेट कर रहा है, हम इसका बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है इंक्लाइन से। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, इट वॉज टू हैवी टू टिप, ये बहुत ज्यादा हैवी थी उठाने के लिए, उठाने के लिए, इंक्लाइन करने के लिए। टू टॉल टू प्लेस एनीथिंग ऑन टॉप, यानी कि बहुत हैवी थी वो क्लॉक जिसको इंक्लाइन करने में बहुत मेहनत लगी, तो इसीलिए इसको किसी चीज के ऊपर रख नहीं सकते थे, इंक्लाइन नहीं कर सकते थे। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा टिप। आंसर क्या बन गया, थर्ड ऑप्शन टिप। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में, हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम सेविंग चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पैराग्राफ को बार बार रीड करने से बचना है। पूरे पैराग्राफ को आपको बार बार रीड नहीं करना, उसका मीनिंग मत निकालो, पढ़ना है तो एक बार थोरो रीडिंग कर लो। बिकॉज इसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में होगा क्या, आपके जो इजी क्वेश्चन थे, यानी वन लाइनर, आपने एक बार पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, आंसर मिल गया। जैसे आप ईवीएस कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, सीडीपी कर रहे हैं, दूसरे सेक्शंस कर रहे हैं, या इंग्लिश के जो बाकी के 15 क्वेश्चंस हैं जो पैसेज और पोएम को छोड़कर हैं बेटा, उसमें क्या किया जाना है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप सीधा क्वेश्चंस को पढ़ोगे और उसके बाद में उसके आंसर्स लगा दोगे, तो वो बहुत ईजी है, उसमें पैसेज को देखने की जरूरत नहीं है। इसको आपको टाइम टेकिंग नहीं बनाना, अगर आप इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा कर लोगे तो वो क्वेश्चंस आपके रह जाने के चांसेस हो जाएंगे। आपको हर एक चीज को टाइम के अनुसार अटेम्प्ट करना। वैसे टाइम बहुत ज्यादा है, 2.5 घंटे इनफ होते हैं किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए, बहुत ही बढ़िया टाइम दिया हुआ है, टाइम कम बिल्कुल किसी तरीके से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो टिप हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, ऑल द टाइम हर मोम वुड स्माइल, हमेशा उसकी मोम क्या करती है, स्माइल करती है। ठीक है, एंड हम, ये क्या सजेस्ट करता है, एडमायर्ड हर मदर्स काम, यानी बहुत ही ज्यादा शांत है, उस चीज को एडमायर कर रहा है। थॉट हर मदर वॉज इनडिफरेंट टू टाइम, उसकी मदर को कुछ पता ही नहीं है, इनडिफरेंट है टाइम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, समय को लेकर। वॉज कन्विंस्ड हर मदर वॉज मोर अटेंड टू द मैकेनिकल वर्किंग, यानी ज्यादा उन्हें पता है मैकेनिकल वर्किंग में और उसमें इंटरेस्टेड है। थॉट डेट, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैकेनिकल वर्किंग में इंटरेस्टिंग है, तो ये आंसर तो आपने पढ़ते ही क्रॉस कर देना। ऑप्शन कटिंग का ध्यान रखना है, जैसे ही आप ऑप्शंस को पढ़ते हो, पहली चीज बेटा आपको क्या करनी है, ऑप्शन जो गलत है, जो आपको लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, आप उसको कट मार दो, यानी कि ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। जो आप कट लगा दोगे तो इसके बाद में आप उस ऑप्शन को बार बार पढ़ोगे नहीं, बार बार इतना लंबा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार पढ़ा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर बन ही नहीं सकता है, तो इसीलिए आप केवल 3 पे फोकस करते हैं। फोर्थ और पढ़ते हैं, थॉट दैट हर मदर डिडंट केयर अबाउट हर फैमिली,
उसने सोचा कि उसकी मदर जो है फैमिली के बारे में केयर नहीं करती, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि फैमिली के बारे में केयर नहीं कर रही है, इनडिफरेंट ऑफ टाइम भी नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा एडमायर्ड हर मदर्स काम, क्योंकि उसकी मदर के फेस पर हमेशा क्या रहती है, स्माइल रहती है। यानी कुछ भी होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो भी चीजें हो रही हैं लाइफ में, फिर भी जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, फिर भी उसकी मदर क्या कर रही है, एक फेस पर स्माइल रख रही है। ठीक है, तो स्माइल रख रही है उसकी मदर फेस पर, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एडमायर्ड हर मदर्स काम। अब चलते हैं आगे। तो आगे जो है हमारे पास दिया गया है, एक पोएम दी गई है, ह्यूमन नेचर। तो देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, ह्यूमन नेचर, यानी कि हम ह्यूमन के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं पोएम को, उसके बाद में हम ऑप्शंस पे चलेंगे। तो देखते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। वैसे भी बहुत सारी बातें आपको पता होगी कि ह्यूमन नेचर होता कैसा है ना, हमारा जो नेचर होता है वो कैसा है। इज इट ह्यूमन नेचर टू डिजायर फॉरबिडन फ्रूट, टू हंगर फॉर अ ब्लॉसम, so obsessed with passion that we forget the pain which inevitably arises once we teases ourselves with the thought of it or taste a tiny part of it and it becomes the predator। predator क्या होता है पता है, वो जो मांसाहारी हो, जो मतलब एक एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को भी खा जाए। eating at us like a carnivore, carnivore वही मांसाहारी, that says the head for last, savoring the brain to feed its on, and we still craving illicit nectar, enjoying the fact that it is devouring us। और ये CJ ग्रांट पोएट है जिनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो जब हम इस पोएम की बात करते हैं तो इस पोएम में हमने पढ़ा किसी फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा डिटेल नहीं कर रहा है हमें वहां पर। ऐसा नहीं है कि ये पोएम हमें याद कर लेनी है, इसका पूरा मीनिंग बिल्कुल निचोड़ के समझ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मोटिव है वो आप ध्यान में रखिए, वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हम 5वीं 6ठी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारा ये पोयम है पुस्तक में, इसको मैडम रीड कराएगी, 4-5 बार इसको सह सवर वाचन करेंगी, बच्चे साथ में बोलेंगे, बाद में ये एग्जाम में आएगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको क्या करना है बेटा, ऐसी ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। आपको करना क्या है, आपके पास में इंटेलिजेंस दिखानी है, यानी कि हाउ टू डील, आप कैसे उसको कॉन्टेक्स्ट को कम समय में समझकर सही आंसर लगा सकते हो, आपको सिर्फ ये करना है। समझ में आ रही है बात, आपको सिर्फ इतना सा करना है। तो ये करने के लिए आपने, ठीक है, पोएम को एक बार पढ़ लिया, मैं अभी आपको जब करा रही हूँ तो इसमें आपको समय लग रहा है, क्यों, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है। हो सकता है ये अटेम्प्ट करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन काम यही आने वाला है, आप लिख के ले लो, काम यही आने वाला है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मीनिंग समझना है, जाकर हमेशा सालों तक आपको ये पोएम याद रखनी है और याद रहेगी। आपको स्मार्ट वर्क करना है और वो यही देखना चाहते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक थोरो करके आपने पढ़ लिया, आपको पता चल रहा है कि कहीं पर फ्रूट की बात कर रही है, कहीं पर हंगर की बात कर रही है, पैशन की बात कर रहे हैं और पेन की बात कर रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन देखते ही फटाफट आंसर हमें ऐसे ही मिल जाए, या फिर क्वेश्चन सिर्फ बहुत सिंपल पूछे गए हों। अनदर वर्ड इन द पोएम दैट सजेस्ट फॉरबिडन। तो देखिए सीधे देखिए, आपको बहुत सारे वर्ड्स तो अपोजिट और सिमिलर मीनिंग वाले मिल जाएंगे, यानी बहुत सारे वर्ड्स कैसे हैं जो अपोजिट या फिर सिमिलर मीनिंग को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, वर्जित होना, नॉट अलाउड, यानी कोई चीज जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, फॉरबिडन जो चीज निषेध है, जो कि अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, ऑब्सेस का मतलब होता है किसी कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अच्छी लगती है ना। क्रेव किसी चीज की क्रेविंग है, सेवर ये भी नहीं है। इलिसिट इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इलिसिट हैविंग द सेम मीनिंग, दैट इज नॉट अलाउड, जिसके लिए जो वर्जित है।
ठीक है, जो कि अलाउड नहीं है, वही मीनिंग आपका इसमें हो जाएगा। इलिसिट मीन्स नॉट अलाउड, तो इसका आंसर बेटा यही हो जाएगा। डिवोरिंग का मतलब होता है टू डू समथिंग क्विकली, बहुत जल्दी से किसी चीज को कर लेना। क्रेव का जो मतलब होता है वो आपको बता ही दिया है मैंने कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज की क्रेविंग होती है जैसे खाने की। एंड सेवेरिंग का मतलब होता है हैविंग अ सजेशन एंड समथिंग, तो इसीलिए ऑब्सेस का मतलब कोई चीज एक्सट्रीम रूप से आप लाइक करते हैं तो वो चीज हो जाएगी, किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड है। बहुत से लोग तो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, है ना, अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं कि हाँ भगवान ने कितना सुंदर हमें बनाया, कितना अच्छा हमें बनाया, खुद से इतना प्यार होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट बिकम्स द प्रीडेटर, मैंने अभी मीनिंग बताया था आपको प्रीडेटर का। प्रीडेटर एक मूवी भी है, आपने देखी हो तो प्रीडेटर में क्या है कि यानी कि इंसान ही जब भक्षक, यानी कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है, कोई और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्फ्लुएंस वन नेगेटिवली, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। जब वो कह रहा है प्रीडेटर बन जाना, तो बेटा ये ऑप्शन तो आप कट कर दो, ऑप्शन कटिंग से अब आप इस ऑप्शन के ऊपर देखोगे ही नहीं, यानी इस ऑप्शन को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन तो है ही नहीं। जब ऑप्शन ही नहीं है तो इसको देखेंगे क्यों? बीइंग कॉन्शियस अगेंस्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव अगेंस्ट एनी थ्रेट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्फ्लुएंस वन नेगेटिवली। क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए? देखो, पॉजिटिव अगेंस्ट एनी थ्रेट ये तो है नहीं कि हम किसी थ्रेट को लेकर पॉजिटिव हैं। इट बिकम्स द प्रीडिएटर, यानी ऐसे इमोशंस जो नेगेटिवली हम प्रीडिएटर बन चुके हैं, यानी कि हम ही जिसको रक्षा करनी है वही भक्षक बन चुका है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को खा रहा है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो नेक्टर की, इन चीजों की बात की जा रही है, फ्लावर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक इसमें लिखा भी हुआ है टेस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ इट, हमने उसका थोड़ा सा पार्ट टेस्ट किया और वो इतना अच्छा लगा हमें कि इट बिकम्स द प्रेडिएटर और ईटिंग एट अस लाइक अ कार्निवोर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर क्या बन जाएगा? इट बिकम्स द प्रेडिएटर का मतलब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इमोशन इन्फ्लुएंस वन नेगेटिवली, है ना। मतलब जो भी पोयम है हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट लिया नहीं है पोयम का, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि जो सेंटेंस है और जो उसके ऑप्शन है यही हमें एग्जाम में करना है ना, यही हमें एग्जाम में करना है। और वैसे भी ये लैंग्वेज 1 के अकॉर्डिंग मैं करा रही हूँ आपको, अगर आपने लैंग्वेज 1 को समझ लिया तो लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश आती है तो वो आप आसानी से कर लेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज 2 के भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल लैंग्वेज 1 को कर रहे हैं। एग्जाम में आपके पास लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का ऑप्शन आता है। अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेते हैं तो आप देखिए ये लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश लिया तो उसके अकॉर्डिंग ये पेपर है, यानी कि आपके पास में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बेटा ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को लेते हैं तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी पहली लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज फर्स्ट क्या है? जो हमारी मातृभाषा है, या जिसको हम समझते हैं कि ज्यादा प्रोफिशिएंस है, हम जिस चीज में ज्यादा प्रोफिशिएंसी है हमारी, ठीक है, वो आपकी लैंग्वेज 1 होती है। लैंग्वेज 2 का मतलब क्या हो गया बेटा? लैंग्वेज 2 का मतलब हो गया कि ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है ना। तो अगर आप ये फर्स्ट लैंग्वेज ऐसा इंग्लिश का हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये आपको डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए जो सेकंड लैंग्वेज में आप अगर इंग्लिश को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके लिए तो और इजी हो जाएगा। और जो बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज में करेंगे उनके लिए मैं समझा ही रही हूँ। सेकेंड वाला भी हम करेंगे कि कैसे हम जब एज इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज लेंगे, इससे इजी हो जाएंगे वो क्वेश्चंस बहुत सारे, और वो भी हम प्रीवियस ईयर के करेंगे, ठीक है। तो हमें दोनों ही तरीके के देखने हैं, पता ही चल गया हमें कि कैसे के क्वेश्चन जो है तरीका यही है, बस जो लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिकॉज लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऑप्ट करने से आपने फर्स्ट में अपना फर्स्ट लैंग्वेज उसे माना है, आपने किसी में इंग्लिश को अपना सेकेंड लैंग्वेज माना है, यानी कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होगी तो उसे जटिल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज लिया है तो यानी कि हिंदी से जटिल प्रश्नों का चुनाव होगा। तो इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोयम इज, देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या है, पहले भी बताया मैंने कि पर्सोनिफिकेशन गिविंग, मानवीकरण आपने अलंकार पढ़ा होगा हिंदी में, हिंदी में मानवीकरण पढ़ा है।
गिविंग लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो चीजें नॉन लिविंग है उनको लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स देना, उनको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैंने कहा था कि डांसिंग ट्री, यानी पेड़ हवा में डांस कर रहा है, गिविंग लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नॉन लिविंग थिंग। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया पर्सोनिफिकेशन। सेव्स द हेड, टीजेस आवरसेल्व्स, इलिसिट नेक्टर लाइक अ कार्निवोर। सीधा सीधा पता चल रहा है टीजेस आवरसेल्व्स नहीं है, सेव्स द हेड नहीं है, लाइक अ कार्निवोर नहीं है। लाइक अ एज अ जो होता है वो सिमिली और मेटाफर में यूज किया जाता है। इलिसिट नेक्टर, नेक्टर फ्लावर का जो हम कहें फ्लावर में जो है नेक्टर जिससे कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, और इलिसिट दैट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया इलिसिट नेक्टर में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। और सबसे मेन बात है ऑप्शन कटिंग पे ध्यान रखो कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है कि सेव्स द हेड, ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि टीज आवरसेल्व्स, ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि लाइक अ कार्निवोर। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके पास में? ठीक है, अब जैसे ये आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। Eating at us like a carnivore refers to, eating at us like a carnivore, हमें इस तरीके से खाना, eating at us like a carnivore। कार्निवोर क्या है? जो कि मांस भक्षी हैं, जो कि मांस खाते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं। ठीक है, तो being attacked by a wild beast ये तो नहीं है। being attacked by a human enemy ये भी नहीं है। being taken up by an unknown entity नहीं। exerting a strong influence बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस को दिखाया जा रहा है, यानी एक ऐसे इन्फ्लुएंस को दिखाया जा रहा है जो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हम क्या बात कर रहे हैं कि ईटिंग एट अस, इस तरीके से एज लाइक अ कार्निवोर। यहाँ ये जैसे सिमिली को हम यूज करते हैं वो आ गया है, सिमिली मेटाफर में ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो खैर परसों ये पूछा नहीं गया आपसे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी स्टिल क्रेविंग इलिसिट नेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फोकसिंग ऑन द वर्ड वी, उसके बाद में एक पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया कोमा। वी यानी कि हम, स्टिल क्रेविंग इलिसिट नेक्टर, अभी भी हमारे अंदर क्रेविंग है नेक्टर के लिए, डेट इज नॉट अलाउड उसके लिए। ठीक है, तो ये वी क्रेविंग इलिसिट नेक्टर में से कौन सी चीज है जो एक्सप्लेन कर रही है? कौन सा वर्ड है जो एक्सप्लेन कर रहा है? कौन सा वर्ड है जो एक्सप्लेन कर रहा है? वी वर्ड है जो एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा वी। हम, हमारे, इनके बारे में बात की जा रही है, हमारे बारे में बात की जा रही है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा वी। वी से ही तो रिलेट कर रहे हैं ना कि कौन, हम ऐसे हो चुके हैं कि इलिसिट नेक्टर के लिए वी आर स्टिल क्रेविंग, वी आर स्टिल क्रेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें सिमिलर वर्ड बताना है फॉर वर्ड सेवरिंग। सेवरिंग का मतलब क्या होता है? सेवरिंग का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया, हैव अ सजेशन, किसी चीज के लिए सजेशन होना। तो स्मेलिंग तो होगा नहीं, है ना, फ्लेवरिंग भी नहीं होगा, अवॉइडिंग भी नहीं होगा। जब हमें पता है सेवरिंग का मतलब क्या है, सजेशन होना, यानी किसी चीज का एक्सपीरियंस होना, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस। क्या आंसर हो जाएगा? एक्सपीरियंस, अनुभव। अब आपका पैसेज और पोएम खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके पेडागोजी से आ रहे हैं, है ना, यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी से आ रहे हैं। डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज प्रिटेंड्स टू, डेकोरम का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेकोरम का मीनिंग क्या है। डेकोरम का मीनिंग है बेटा, जब हम बोलते हुए
फिजिकल गेस्चर्स करते हैं, हैंड्स मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी बात को समझाने के लिए हम फिजिकल मूवमेंट्स कर रहे हैं टू एक्सप्लेन दैट थिंग, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेनेशन हो सके। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेकोरम। तो डेकोरम को इन स्पोकन लैंग्वेज क्या रिटेन करता है, करेक्ट ग्रामेटिकल यूज, वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल, एप्रोप्रिएट गेस्चर्स। तो सीधा सीधा पता ही चल रहा है, अभी मैंने बताया कि जो फिजिकल गेस्चर्स की हम बात करते हैं, यानी बोलते समय जो फिजिकल गेस्चर्स हैं हमारे, तो वो आपका क्या हो गया, डेकोरम हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। You ask what is our aim? I can answer in one word, victory. ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसने आंसर दिया, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, प्रॉम्प्ट, यानी कि तुरंत आपने एट द सेम टाइम उसको पूछा गया, यानी प्रॉम्प्ट एट द टाइम, उसी समय पर, इमीडिएटली, अचानक से। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेनेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है, रेटोरिकल है, रेटोरिकल भी बिल्कुल नहीं है, स्टाइलाइज्ड है। क्वेश्चन देखो, यू आस्क व्हाट इज योर एम, आई कैन आंसर इन वन वर्ड, विक्ट्री। तो ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया, यानी कि स्टाइलाइज्ड, यानी किसी चीज को आपने क्या किया है, स्टाइलाइज्ड किया है। ठीक है, रेटोरिकल क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड आंसर, जो आंसर हमने एक्सपेक्ट ना किया हो उसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड आंसर, अनएक्सपेक्टेड आंसर, किसी चीज का अनएक्सपेक्टेड आंसर होना, वो होता है रेटोरिकल। विच इज अ फंक्शन वर्ड, कौन सा एक फंक्शन वर्ड है, यानी कि कौन सा वर्ड है जो फंक्शन वर्ड की तरह काम कर रहा है। फंक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनको ग्रामर में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने कंजंक्शंस हैं, जितने प्रीपोजिशंस है, जो भी ये वर्ड्स होते हैं, बिटवीन, अपॉन, इनटू, ये सब क्या है, आपके फंक्शन वर्ड्स हैं। प्रिंसिपल तो होगा नहीं फंक्शन वर्ड, समवन भी नहीं होगा, बुकिंग करना भी नहीं होगा। हावेवर क्या है, एक फंक्शन वर्ड है, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्रामेटिकल वर्ड है, तो इसीलिए हावेवर किसी दो चीजों को रिलेट करेगा, उनसे रिलेटेड है। स्टर्ट, स्ट्राइड एंड ट्रुज, ये तीन वर्ड्स हमें दिए गए हैं। ये वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें डिस्क्राइब करना है, यानी कि वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ मैनर ऑफ, सॉरी, जिसका मैनर क्या है, यानी किस चीज से रिलेट करता है, रनिंग से, गैलोपिंग से, राइडिंग से, वॉकिंग से। देखो, राइडिंग क्या होता है, राइडिंग का मतलब होता है जैसे बाइक राइड करना या साइकिल राइड करना। जितने टू व्हीलर्स होते हैं ना, उनके लिए हम राइडिंग वर्ड का यूज करते हैं बेटा, और जितने फोर व्हीलर्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राइव वर्ड का यूज करते हैं। तो सोचो क्या आंसर होना चाहिए इसका। इन तीनों का मतलब क्या है, तीनों का मतलब है वॉकिंग से। स्ट्रेड का मतलब है प्राउड वे में वॉक करना, स्ट्राइड का मतलब है मार्च करना। तो इस तरीके से आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वॉकिंग। तीनों क्या तरीके हैं, वॉक करने के। मार्च देखिए कभी 26 जनवरी पे होती है, तो ये इसका मतलब क्या है, मार्च है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बड़े ही शान से चलना, बड़े ही शान से जब आप चलते हो तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्राइड कहते हैं। उसके अलावा एक वर्ड है जिसका मतलब है हैवी स्टेप्स के साथ चलना। ट्रच का मतलब है टू वॉक विद हैवी स्टेप्स, यानी कि जब आप इमोशनली ब्रेक डाउन है, इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुका है, तब आप किस तरीके से चलेंगे, हैवी स्टेप्स के थ्रू चलेंगे। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो किसकी बता रहे हैं, वॉकिंग की बता रहे हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया, वॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। The documents have been downloaded by the students. The students have downloaded the document. एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा होगा, तो देखिए द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर ये हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब, हैव बीन डाउनलोडेड बाय द स्टूडेंट्स। The students have downloaded the subject, verb, object. अरे
ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट. The two given statements can be differentiated by drawing students' attention to the use of by in the passive form. नहीं. Differences in the arrangement of words, roles of the subject and object in both sentences change in the verb forms. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. बात किसी कर रहे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दोनों सेंटेंसेस में. क्या रोल है सब्जेक्ट का, क्या रोल है ऑब्जेक्ट का, उसकी बात की जा रही है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा थर्ड. तो बता ही रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वहां कर दिया बाय द स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया रोल ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन बोथ द सेंटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 103 पे चलेंगे. 103 क्वेश्चन में बता रहे हैं विच पेयर कंस्टिट्यूट्स टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल. कॉग्निटिव स्टाइल क्या होता है? एक संज्ञानात्मक हमारा तरीका है किसी चीज का, ठीक है. तो कॉग्निटिव स्टाइल जो हो गया उसके बारे में बात की जा रही है. इंडिविजुअल टीम वर्क, इंडिविजुअल टीम वर्क तो कौन सी कॉग्निटिव स्टाइल है नहीं बेटा, है ना. ये तो हमारा कॉग्निटिव स्टाइल है नहीं. प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पेपर पेंसिल एक्टिविटी, ये भी नहीं है. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, फील्ड डिपेंडेंस, फील्ड इंडिपेंडेंस. तो देखिए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, फ्लुएंसी भी नहीं है. आपका आंसर क्या है? फील्ड डिपेंडेंस एंड फील्ड इंडिपेंडेंस. किसी फील्ड पे, किसी क्षेत्र पे हम किसी चीज पर डिपेंड कर रहे हैं और किसी चीज पर हम इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि खुद ही हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं. तो ये चीजें क्या हो गई हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन हो गया फील्ड डिपेंडेंस एंड फील्ड इंडिपेंडेंस. ये पेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉग्निटिव स्टाइल को, यानी कि किस तरीके से. देखो इंडिविजुअल में टीम वर्क में क्या है, एक की ग्रुप में काम कर रहे हैं. प्रोजेक्ट ओरिएंटेड या फिर पेपर पेंसिल के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उनको गैदर कर रहे हैं. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, फ्लुएंसी है, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही है. तो इस तरीके से हमारे जो है आंसर जो है वो ये होंगे नहीं. हमारा जो आंसर होगा वो फील्ड डिपेंडेंस एंड फील्ड इंडिपेंडेंस होगा. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे. द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ. जो वर्ड का फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस क्या कंसिस्ट करता है? कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन एंड मीनिंग, स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग, यूजिंग साइनोनियम्स एंड यूफेमिज्म. तो यूफेमिज्म अगेन आ फिगर ऑफ स्पीच. ये भी क्या है बेटा, दोबारा से क्या आ गई है? एक फिगर ऑफ स्पीच. जैसे आपने सिमली पढ़ी है, मेटाफर पढ़ा है, ऑक्सीमोरन पढ़ा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट पढ़ा है, ऐसे ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. इसमें क्या किया जाता है? इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी चीज को बहुत लाइट वे में बोला जाता है. यानी कि जैसे कोई मर गया है तो हम ये नहीं कह रहे कि उसकी डेथ हो गई, वो डाई हो गया. हमने क्या बोला? ही पास्ड अवे, है ना. अब कोई बहुत ही मोटा है, हम उसको क्या कहते हैं कि शी इज हेल्दी. हम उसे हेल्दी, उसे स्वस्थ बोलते हैं कि हेल्दी है, हम उसे मोटा नहीं बोल रहे हैं, है ना. तो ये जो तरीका है हमारा, ये तरीका है किसी चीज को कोई इमोशनली हर्ट ना हो या उस चीज को हार्ड तरीके से नहीं बोले. हम कैसे बोले? आराम से बोले, प्यार से बोले. ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूफेमिज्म. ये भी क्या हो गया? एक फिगर ऑफ स्पीच हो गया. जैसे आपके हिंदी में अलंकार है, अलंकार है, वैसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच है बेटा. अलंकारों में क्या किया जाता है? आप पढ़ते हो कि चांद जैसा मुखड़ा, ऐसे ये सारी चीजें पढ़ते हो, यानी किसी चीज को और अच्छे तरीके से सजाने के लिए हिंदी भाषा में उसको प्रयोग किया जाता है. ऐसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया जाता है किसी बात को किसी अलग अंदाज में कहने के लिए, है ना. तो ये सारे जो आप पढ़े, अभी बहुत सारे ऑप्शंस आए थे. ऑक्सीमोरन पिछले वाले जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट कह रही हूँ, क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बेटा, उसमें मेटाफॉर है, सिमली है, ऑक्सीमोरन है, पैराडॉक्स है, ये सारे जितने भी अभी पढ़ा, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ये सारे जितने भी हैं बेटा आपके, ये सब आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है. हमें इसमें से नंबर्स अटेम्प्ट करने हैं, नंबर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और नंबर्स अच्छे से लेके आने हैं. और नंबर आप लेकर आओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे. तो प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो नंबर लाने से कोई आपको नहीं रोक सकता है ना.
मैं कह नहीं रही कि इंग्लिश के मास्टर होने चाहिए आप, कोई नहीं है, ये अंग्रेजों की दी हुई भाषा है, ठीक है। हमारा इंग्लिश को समझ पाना हमारी स्किल है, वैसे हमारी राजभाषा तो हिंदी ही है ना। लेकिन हम अपना स्किल तो दिखा सकते हैं कि हमारा स्किल इतना अच्छा है, बिकॉज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं या कोर्ट के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली इंग्लिश में ही किए जाते हैं। जो जजमेंट भी आता है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। तो इस तरीके से हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए इतना उसको समझ लेना है कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है कि इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये हो जाएगी। अगर आपने अपना दिमाग लगा के सही से सोच समझ के आंसर लगाया तो बता रही हूँ आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। पहले तो यही क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। 114 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, एक वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय कंपाउंडिंग और बाय कन्वर्जन, बाय कंपाउंडिंग एंड बाय कन्वर्जन। तो इस तरीके से वर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया आपका आंसर। When reading to decode means, देखिए जब कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात की जाती है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, संप्रेषण जब हम करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है बेटा वो किस तरीके से होता है, वो होता है एक सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है। वो सेंडर क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा। वो सेंडर क्या करेगा, वो सेंडर क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा, ठीक है। मैसेज को एनकोड करने वाला कौन है बेटा, सेंडर है। और उसको डिकोड करने वाला कौन है, रिसीवर है। जैसे आपने कंप्यूटर को मल्टीप्लाई का सम दे दिया कि 18 इंटू 67 आपने लिख दिया, अब वो उसे 0101 बाइनरी में एनकोड करेगा। हाँ, आपने एनकोडिंग करी, वो उसको डिकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में। तो जैसे जब टीचर कुछ समझाती है, अभी मैं कुछ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप क्या कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कि इसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे, अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे। आप कुछ मेंटल इमेजेस बना रहे हो, आप अपनी भाषा में अपने तरीके से उसका मीनिंग सोच रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो आप, मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ, मैं एनकोडिंग कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, उस मैसेज का डिकोडिंग कर रहे हैं। तो ये होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग सेंडर के द्वारा की जाती है, किसकी, मैसेज की। और उस मैसेज को डिकोड किया जाता है किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा, जिसने रिसीव किया, ठीक है। तो इस तरीके से एनकोडिंग और डिकोडिंग है। अब चलते हैं, डिकोड का मतलब क्या है, मेक नोट्स, बिल्कुल नहीं। रीड सुपरफिशियली फॉर द जनरल मीनिंग, नहीं। रिकॉग्नाइज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, रिप्लेस लॉन्ग वर्ड्स विद सिंबल्स, नहीं। तो डिकोड का मतलब क्या निकला फिर, क्या मतलब डिकोड का मतलब, अंडरस्टैंड करना, यानी कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, जो मैसेज सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर समझ पाए कि उसका एम क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मैसेज क्या था। जब उसको समझ जाएगा तो इसका मतलब अंडरस्टैंड कर लिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, ठीक है। 115 क्वेश्चन था, अब चलते हैं 116 पर। स्पीकर 1, वेयर आर यू फ्रॉम, स्पीकर 2, कश्मीर। एक ने पूछा कि तुम कहाँ से हो, दूसरे ने बोला कि जी मैं कश्मीर से हूँ, है ना। एक ने पूछा तुम कहाँ से हो, दूसरे ने बोला मैं कश्मीर से हूँ। तो जरूरी तो नहीं है इसको ऐसे बोले कि आई एम फ्रॉम कश्मीर, ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है। खाली कश्मीर, दिल्ली, यूपी, जो मन करे आप वो बोल सकते हो। ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स, marks would be deducted during this exchange for the first speaker, the second speaker, both or neither, यानी किसी के भी लिए नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम असेसमेंट करें स्टूडेंट की स्पीकिंग का तो किसके मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए, किसके नंबर डिडक्ट करोगे, करोगे किसी के नंबर डिडक्ट, इसमें ये भी सही है ये भी सही है, किसी के डिडक्ट नहीं करोगे, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी किसी के भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। स्पीकिंग स्किल आप जब बच्चे की देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को ये बोलना था आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई लिव इन कश्मीर, नहीं, खाली कश्मीर बोला, डेट इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ पर किसी के भी नंबर कट नहीं करोगे, यानी कि यू वुड नॉट डिडक्ट एनी मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट, ठीक है।
While writing, one of the cohesive devices used is, राइटिंग के समय, लिखते समय कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है, कौन से कोहेसिव डिवाइस को? कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टर्स, जैसे कि हम कहते हैं कि जिनको लिंक करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि जैसे कंजंक्शंस है, ये चीजें, ये क्या करते हैं, लिंक करने के लिए यूज होती हैं। दीज आर लिंकिंग वर्ड्स, दीज आर लिंकिंग वर्ड, दीज आर कनेक्टर्स, दीज आर कनेक्टर्स। क्या है ये? कनेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कनेक्टर्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा, एडजेक्टिव तो ऐसा नहीं करते, फ्रेजेस नहीं है। आपका क्या आंसर है? प्रीपोजिशंस ऐसा करती हैं। कौन करता है? प्रीपोजिशन करती हैं। समझ में आ गया? चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 118 पे, क्वेश्चन नंबर 118 पे चलेंगे। इफ द पीस ऑफ राइटिंग इज ब्रीफ, छोटा सा लिखा है, कंप्लीट है, इन द थर्ड पर्सन विदाउट डिग्रेशंस एंड इमोशनल ओवरटोन्स, और लॉजिकली अरेंज किया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? कोई इमोशनल ओवरटोन है नहीं, लॉजिकली बेटा उसे अरेंज किया है, और ब्रीफ है, छोटा है, कंप्लीट है, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, मेमोरेंडम है, रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है? ना तो ये रिपोर्ट है ना मेमोरेंडम है, दो चीजें तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। आप बच्चे रिपोर्ट करके आते हो, रिपोर्ट क्या हो जाएगा? आपका गलत आंसर है। रिपोर्ट में तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से लिखी जाती है ना, तो इस तरीके से वो तो आपका होगा नहीं। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका आंसर, या तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल या फिर एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आपने लिखा कि कोई शादी के लिए लड़की चाहिए, कैसी चाहिए? लंबी चाहिए। कैसी? कितनी हाइट चाहिए? कि भाई 5 बाय 5 फुट की हो। आपने लिखा कैसी हो? रंग गोरा हो। कैसा हो? गोरा रंग हो। आपने लिख दिया कि पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो। तो ये आपकी कुछ डेट्स है, वो कैसे लिखी? शॉर्ट में लिखी। क्या नाम हो उसका? ये तो खैर लिखोगे नहीं कि नाम क्या हो, लेकिन इतना लिख दोगे कि किस राशि की है, या मांगलिक है या नहीं है, ये चीजें हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट ऐसे देखे भी होंगे कि पढ़ी लिखी हो, बीए पास हो, बीए पास नहीं, जिसने बीएड डीएलएड किया हो, है ना, सरकारी सीटेट पास हो, ये लिख सकते हो। तो ऐसे करके आपने अपनी नीड लिखी, तो वो क्या है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, उसी में ये चीजें होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर आर्टिकल इसके अंदर नहीं होगा, न्यूज़पेपर आर्टिकल में बड़े ही डिटेल से चीजें लिखी होती हैं। यूज ऑफ द मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफर्स आ और एन, देखो मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स का मीडियम क्या ऑफर करता है? एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, इनडायरेक्ट, कंक्रीट, विसेरियस, क्या होता है? मोशन पिक्चर्स के बारे में पता होगा आपको, क्या होती है मोशन पिक्चर्स, बताओ। कंक्रीट तो होगा नहीं, क्योंकि कंक्रीट चीजों के बारे में बात की नहीं जा रही है। इनडायरेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मोशन पिक्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन पिक्चर की बात की जा रही है। जब मोशन पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो यानी बच्चों को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई जा रही है, और उन पिक्चर्स को देखकर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, कि बच्चा पिक्चर को देखेगा और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की तरफ तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन जो सही आंसर आपका बनेगा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन। इनडायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट है। कंक्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं लेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ आंसर, विकेरियस आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005,
एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। एक राष्ट्रीय स्तर पर एक करिकुलम बनाया गया है सरकार के द्वारा। सरकार कहता है कि सभी हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी इसी पाठ्यचर्या को फॉलो करेंगे, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2005 में ये बनाया गया। उसके रिकमेंडेशन पर टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, कुड बी इंटीग्रेटेड ऑप्शन देखते हैं, विद द लार्जर गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, बिल्कुल एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, रिविजन्स टू मीट करंट डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एज एन एड ऑन टू द मेन एजुकेशनल गोल्स यूज्ड ओनली जुडिशियली सब्जेक्ट में केवल यूज हो, ऐसा भी नहीं है। तो पहले ही हमें आंसर मिल गया था, फिर भी हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढ रहे थे कि हो सकता है उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन किसी आंसर में हो तो मे भी वो आंसर हो जाए। तो एक बार रीड आउट सारे ऑप्शन करने होते हैं, सीधा सीधा पता चल रहा है। मैं बता ही रही हूँ कि पाठ्यचर्या यानी कि इसके अंदर सिलेबस भी इंक्लूड है बच्चों का, तो वहां पर लार्जर गोल्स उसमें रखे गए हैं, क्या प्रोसेस होना चाहिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स का, बच्चों के शैक्षिक जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके 120 तक आपका क्वेश्चन हो गया जो कि इंग्लिश पार्ट के हमने किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस नवंबर 2012 में जो पूछे गए ऑफलाइन पेपर में वो क्वेश्चन थे। तो इनका जो तरीका अटेम्प्ट करने का वो आपने देखा। आपको करना क्या है कि टाइम को सेव करना है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। अभी के लिए वेल बाय, गुड नाइट।